नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मुख्य रूप से संधि पढ़ेंगे। है तो संस्कृत का विषय, लेकिन वह संस्कृत और हिंदी दोनों में कार्य करता है। दोनों जगह से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है संधि, उस पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, उस पर विचार करने वाले हैं। तो संधि जो है क्या है, इस पर हम लोग क्लास लेंगे, जानेंगे। क्योंकि संधि एक ऐसा विषय है जिस पर हर परीक्षा में, चाहे वह हाई स्कूल से लेकर के, हाई स्कूल क्या, अगर हम कक्षा 6 से ही शुरू कर दें तो कक्षा 6 से लेकर के हम हिंदी या संस्कृत के जो विषय पढ़ रहे हैं, और उस विषय में हर जगह पर प्रश्न इससे पूछा जाता है, हर कक्षाओं में पूछा जाता है। और इसके साथ साथ हिंदी अथवा संस्कृत से हम कोई भी परीक्षा दें, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दें, तो वहाँ पर भी इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि को। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल सर्वोदय ज्ञान अकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप प्रेस करना ना भूलें और ऑल को भी क्लिक करें, जिससे जो भी हमारी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं संधि। ठीक है, संधि। ठीक है दोस्तों, संधि शब्द से ही हम लोग जानते हैं कि जो संधि है, संधि का अर्थ ही होता है मेल, मिलाप। ठीक है, मिलना। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। ठीक है, तो जैसे अभी हम मान लीजिए एक शब्द लिख देते हैं कि विद्यालय। विद्यालय यानी विद्या धन आलय। ठीक है, बराबर क्या हो जाता है? विद्यालय। ठीक है, अब यहाँ पर विद्या हम कहें या आलय कहें, अलग अलग अगर हम कहते हैं तो इसको कहने में, इसके उच्चारण करने में हमें जो है सुगमता प्रतीत नहीं होती है। हम कहें कि विद्या प्लस आलय। ठीक है, जबकि दोनों मिलाएंगे तो विद्यालय ही बनेगा। ठीक है, लेकिन इसको कहने में आसानी नहीं है जितनी आसानी हमें विद्यालय कहने में हो रही है। ठीक है ना, हम आसानी से इसको कह पा रहे हैं। तो ये कैसे कह पा रहे हैं? विद्याधन आलय को हम विद्यालय कह कैसे पा रहे हैं, किस कारण से कह पा रहे हैं? तो वह कारण है संधि, कि संधि के नाते हम विद्याधन आलय को विद्यालय कह पा रहे हैं। ठीक है, और तो यह संधि का मतलब क्या हो गया कि यानी विद्या और आलय दोनों आपस में मिल गए, दोनों आपस में मिल जाने से विद्यालय शब्द बन गया। ठीक है ना, तो यही है संधि। तो कहने का आशय, जो इसकी परिभाषा अगर हम देखते हैं तो परिभाषा में हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो एक परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन से जो एक नया शब्द बनता है, वही क्या है? संधि है। दो वर्णों के मेल से, ठीक है, जो परिवर्तित नया शब्द बनता है वही संधि होती है, उसे संधि कहते हैं। ठीक है ना, तो दो पद हैं यहाँ पर, दो शब्द हैं। ये पहला पद है विद्या और दूसरा पद है आलय, दोनों मिल गए तो बन गए विद्यालय। यानी दोनों पद का आपस में मेल हुआ, एक विद्या का एक आलय का, दोनों पद आपस में मिले तो एक नया परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो नया परिवर्तन होकर के क्या बन गया? विद्यालय। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए कि पद ये आपस में नहीं मिलते हैं संधि में। संधि में क्या मिलते हैं? वर्ण मिलते हैं। विद्या का, विद्या में आ है अंतिम। ठीक है, क्या है? विद्या का आ और धन आलय का आ, ये दोनों मिलके बराबर आ होकर के तब विद्यालय बना है। यहाँ पर शब्द नहीं मिलते। एक चीज जान लीजिए कि जब संधि होती है, ठीक, तो संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में जो है, समास आगे बताएंगे हम, समास जब होता है तो समास में पदों का मेल होता है, जबकि संधि में वर्णों का मेल होता है। विद्या का अंतिम वर्ण और आलय का प्रथम यानी आदि का वर्ण, इसका मेल हुआ है, वर्णों का मेल हुआ है, न कि पदों का मेल हुआ है। तो दो वर्णों के मेल से जो एक नया परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि संधि वर्णों के मेल से होता है। ठीक है, अब यह जो वर्ण है, वर्ण के विषय में हमने आपको बता दिया है कि
कौन कौन से वर्ण हैं, कौन ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है या स्पर्श व्यंजन है, अंत, तो कौन कौन से वर्ण हैं, इन सब पर मैं आपको बता चुका हूं। आप वीडियो में जो है प्लेलिस्ट में वह वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां पर उसको देख सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है और देखे हैं तो अच्छी बात है, फिर आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो जब वर्णों का मेल होता है तो वर्णों के मेल की जब हम बात करते हैं तो उस आधार पर जो संधि होती है, ठीक है, वर्णों का जो मेल होता है वह 3 रूपों में होता है। ठीक है, संधि में वर्णों का मेल कितने रूपों में होता है? 3 रूपों में होता है। एक होता है, पहला है स्वर संधि, ठीक है, दूसरा है व्यंजन संधि, ठीक है, तीसरा है विसर्ग संधि। एकदम आसानी से आप लोग समझिए, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, हर परीक्षा में पूछा जाता है इससे प्रश्न। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं, हम जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। जहां पर या जिस शब्द में, ठीक है, पहले पद का अंतिम वर्ण, ठीक है, क्या हो? स्वर हो, और दूसरे पद का पहला वर्ण भी स्वर हो। तो यानी जहां पर स्वर का स्वर के साथ जब मेल होता है तो वहां पर स्वर संधि होती है। हमने आपको संधि में बता दिया पहले ही कि संधि जो है पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, आदि का वर्ण, ठीक है, दोनों मिल करके संधि होती है। तो अब जब स्वर संधि की बात हम करते हैं तो स्वर संधि में जो पहला पद होगा, पहले पद का जो अंतिम वर्ण होगा वह क्या होगा? स्वर होगा, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या होगा? स्वर होगा। तभी वजह से विद्या धन अर्थी है। तो विद्या में द्या में आ और अर्थी में अ, यानी आ धन अ बराबर आ, ये हो गया ना। तो ये स्वर संधि हो गई। व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि में स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो अथवा व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो। स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो अथवा व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो। ठीक है, व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन किसी के साथ जब होगा, चाहे उसमें स्वर हो चाहे व्यंजन रहे, ठीक है, लेकिन एक पद व्यंजन होना चाहिए। या तो दोनों पद व्यंजन रहे, ठीक है, या तो एक पद जरूर व्यंजन हो, चाहे पहले पद का अंतिम हो, दूसरे पद का प्रथम जो है स्वर हो, ठीक है, या पहले पद का स्वर, पहले पद का अंतिम जो है स्वर हो तो दूसरे पद का प्रथम व्यंजन हो। ठीक है ना, तो वहां पर व्यंजन संधि हो जाती है। जैसे वाक धन ईश, ठीक है ना, वाक धन ईश है तो वाक क है, व्यंजन हो गया, ईशा में ई क्या हो गया? स्वर हो गया, तो बन गया वागीश, वागीश। अब ये क के स्थान पे ग कैसे हो गया, हम व्यंजन संधि में इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसे तीसरा है कि स्वर संधि, ठीक, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में जो है विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ होता है। स्वर अथवा व्यंजन के साथ जब होगा तो वह क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं कॉर्नर पर, मान लीजिए हमने लिख दिया प्रायः धन चित, ठीक है ना। तो प्रायः यह का विसर्ग है, यह में क्या है? विसर्ग है, और चित्त में च पर ई है, ठीक। तो अब विसर्ग का मेल किससे हुआ? च है, इधर इधर ई भी है और च भी है, ठीक है ना, यानी इधर स्वर और व्यंजन दोनों हैं। तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, और स बन करके बन जाएगा प्रायश्चित, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि स्वर संधि किसे कहते हैं। जब स्वर का मेल स्वर के साथ हो तो स्वर संधि होती है, व्यंजन का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ हो तब व्यंजन संधि होती है, और विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन के साथ हो या व्यंजन का मेल या स्वर का मेल विसर्ग के साथ हो तब वहां पर विसर्ग संधि हो जाती है। ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह जो स्वर संधि, अभी के एक पर हम लोग
को पढ़ेंगे अलग अलग, ठीक है। एक एक अब ये तो जो 3 भेद हुए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये एक एक जो भेद 3 भेद हुए मिला करके, तो ये संधि के भेद हो गए, ठीक है ना। ये तो संधि के भेद हो गए। अब स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के देखिए भेद तो कई हैं मुख्य रूप से, लेकिन यहाँ पर एक एक संधि पर मैं चर्चा करूंगा। मुख्य रूप से किताबों में जो है 5 भेद मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्वर संधि के जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षा में जिससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना, उस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। और आप लोग आगे छोड़िए, बड़ी बड़ी किताबों में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप निचली कक्षाओं की किताबें पढ़ेंगे तो वहां पर आपको आसानी से मिल जाता है ये चीज, ठीक है ना। तो उस पर देखिए, पहला स्वर संधि में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है स्वर संधि, पहला है दीर्घ संधि। पहला भेद क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अब देखिए, अक क्या है, सवर्ण क्या है, दीर्घ क्या है, मैं इसको समझा देता हूं। अक प्रत्याहार है माहेश्वर सूत्र से, ठीक है ना। तो अब अक का तात्पर्य होता है, अक के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। वह वर्ण है अ, ई, उ, री, लृ, ठीक है। ये कह रहा है कि अक जो है, ये जो 5 वर्ण हैं, इन 5 वर्णों का मेल जब अपने 5 वर्णों के साथ हो, अपने ही मेल के वर्णों के साथ हो, तो अ मिल के आ हो जाता है, यानी सवर्ण का। एक ही जात बिरादरी की भाई, सवर्ण का तात्पर्य यहाँ एक ही वर्ण का मेल एक वर्ण के साथ हो। जैसे अ है तो चाहे अ ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, ठीक है, तो उसका मेल ह्रस्व या दीर्घ के साथ ही होना चाहिए। ई है तो ई ह्रस्व है, तो दूसरे पद का प्रथम जो है ह्रस्व या दीर्घ ई ही होना चाहिए, ठीक है। तो यही तात्पर्य है सवर्ण का, ठीक है। तो और ये मिल करके क्या बन जाता है? दीर्घ बन जाता है। दीर्घ क्या है, ह्रस्व क्या है, प्लुत क्या है, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। आप वहां पर प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी हुई है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या है, आप वहां पर जाकर पढ़ के देख सकते हैं, समझ सकते हैं आसानी से। तो अकः जो है, जो अक है, अपने सवर्ण के साथ, एक समान वर्ण के साथ मिलकर के वो दीर्घ बन जाता है। इसी चीज को यहाँ पर ये बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अक के अंतर्गत 5 वर्ण दिए गए हैं, लेकिन भाई मेरे यहाँ पर अ, ई, उ और री को तो हम ग्रहण करेंगे, री को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि री का जो है दीर्घ नहीं होता है, ह्रस्व होता है, उसका प्लुत होता है, लेकिन दीर्घ भेद री का नहीं होता है। तो इस नाते अकः सवर्ण दीर्घ में लृ को छोड़ दिया जाता है। चूंकि लृ का जब दीर्घ है ही नहीं, दीर्घ भेद ही नहीं है, तो लृ से कोई मतलब ही नहीं है। तो वर्ण आपके कितने बच गए? 4 बच जाते हैं, अ, ई, उ और री, ठीक है ना। अ, ई, उ, री जब बच जाते हैं तो इसी में मात्र हम लोग संधि करते हैं। तो आइए अब एक एक वर्ण को हम लोग देख के समझते हैं। अ, ई, उ, इसको इरेज कर देते हैं। अका सवर्णे दीर्घा सूत्र है दीर्घ संधि का। अब इसको देखिए कि जैसे अ का अ के साथ मेल कैसे हो रहा है। देखिए यहां पर जैसे हमने लिख दिया, अब पहले यहां पर आप समझ लीजिए, अ धन अ बराबर आ, या अ धन आ बराबर आ धन आ धन अ बराबर आ, ठीक है। और फिर इसी तरह से आ धन आ बराबर आ। ठीक यही स्थिति ई पर लागू होती है। चूंकि ये सब क्या है, आपस में दोनों पद के लिए अ आ आपस में सवर्ण है। ई का ई के साथ मेल होना चाहिए, उ का उ के साथ मेल होना चाहिए, और री का री के साथ मेल होना चाहिए, ठीक है। तभी वो सवर्ण, अका सवर्णे दीर्घा सूत्र है ना, तो अक जो है सवर्ण का जब द्योतक होगा तो इसी के साथ कारण होगा, सवर्ण होना चाहिए वो, ठीक है ना।
तो आइए अब हम लोग एक एक उदाहरण करके देख के समझते हैं। देखिए, जैसे कह दिया जाता है कि विद्यालय, विद्यालय हमने कह दिया विद्याधन आलय, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। देखिए, विद्या, विद्या में आ, द्या, ठीक है, पहले पद का अंतिम वर्ण आ, और आलय का पहले दूसरे पद का प्रथम वर्ण आ मिलके आ हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह से विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी। अब यहां पर देखिए, विद्या, विद्या में आ और अर्थी में आ और अ मिलके क्या बन गया, बराबर विद्यार्थी, ठीक है ना। फिर इसी तरह से हिमधन आलय, हिमधन आलय, ठीक है, बराबर हिम, म में अ छिपा हुआ है, ठीक, और आलय का आ, पहले पद का अंतिम म का अ, आलय का आ मिलके बन गया ही मा ल य, ठीक है ना। तो इस तरह से ये अ का हमने आपको उदाहरण बता दिया। इसी प्रकार से आप देखिए कि हम लोग देख लेते हैं ई का, ठीक है ना। ई का उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, समझ में आपको आ जाएगा। जैसे श्रीधन ईसह, श्रीधन ईसह बराबर श्री शह, ठीक है। श्री, श्र में ई और ईसह का ई मिलके बड़ी ई, चूंकि दोनों में बड़ी ई है ही। फिर इसके बाद क्षितिधन ईसह, क्षितिधन ईशह, क्षित ता पर छोटी ई है, ईसह में ई बड़ी ई है, लेकिन यहां पर बन जाएगा सॉरी क्षितिसह, अब ता पर यहां पर बड़ी ई हो जाएगा, क्षितिसह बन गया, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि यहां पर ई का मेल ई के साथ, यानी सवर्ण है वही, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिए कि ई का मेल ई के साथ होकर के बड़ी ई यानी दीर्घ हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये ई का हो गया। अब हम आपको बता रहे हैं ऊ का। ऊ का कैसे हो जाता है, यहां पर देखिए कि जैसे लघु धन ऊर्मी, लघु धन ऊर्मी बराबर लघूर्मी। लघु घ में छोटा ऊ, उर्म में ऊ, उर्म में ऊ छोटा, तो छोटा ऊ मिलकर घ पर बड़ा ऊ हो गया, लघूर्मी, ठीक है ना। फिर वधु धन उत्सवः, वधु धन उत्सवः बन गया वधु, ध पर छोटा ऊ, उत्सवः ऊ छोटा ऊ, दोनों मिलके बन गया बड़ा ऊ, वधूत्सवः, वधूत्सवः। गुरु धन उपदेशः, गुरु धन उपदेशः बराबर गुरुपदेशः, ठीक है ना। र में ऊ छोटा, उपदेशः का ऊ, गुरु और ऊ मिलके बन गया गुरुपदेश। यहाँ पर देखिए गुण संधि मत लगा दीजिएगा कि ए है ट्रिक, बहुत से लोग बता रहे हैं कि ट्रिक है, ट्रिक एक ऊपर अगर चुटकी या मात्रा दिखलाई पड़ती है तो वहां पर अ ई मिल के ए हो जाता है और गुरु धन देशः कर देते हैं या ईदेशः लोग गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी गलती कदापि न कीजिएगा। यहाँ पर यह कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि होगी गुरुपदेशः में। इसी तरह से पितृधन ऋणम, देखिए री का मैं उदाहरण आपको बता रहा हूं कि री ऋषि, जैसे पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम बराबर पितृणम,
ठीक है ना। मातृधन ऋणम बराबर मातृणम, ठीक है ना। तो ये री का मेल किसके साथ हो रहा है, री के साथ हो रहा है, और री का री से मिल करके री ऋषि बन गया, बड़ी री हो गया। और इसी तरह से मातृधन ऋणम, मातृणम, पितृणम, ये शब्द अगर बन रहे हैं तो वहां पर होतृधन ऋकारः, इसी प्रकार से होतृधन ऋकारः बराबर होत्रिकारः, ठीक है। तो री का मेल री के साथ हो करके होत्रिकारः शब्द बन जाता है। री का दीर्घ भेद होता ही नहीं, इस नाते दीर्घ संधि में री को छोड़ दिया जाता है। सिर्फ 4 वर्ण, अ का मेल अ से, ई का मेल ई से, उ का मेल उ से और री का मेल री से होकर के ही अक प्रत्याहार के अंतर्गत इसी 4 वर्णों को लिया जाता है। अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र दीर्घ संधि का है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं, और स्वर संधि का जो पहला भेद दीर्घ संधि है उसके विषय में हम लोगों ने आज पढ़ा। तो आपको वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना भी आप लोग ना भी भूलें। और फिर अगले यानी इसके जो गुण याण एक एक संधि पर मैं विस्तृत आपसे चर्चा करके मैं आपको बताऊंगा, और कहीं पर भी आप गलतियां नहीं करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।